Hello everyone, welcome to Current Batch for Board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 6 of your class 12th Political Science, जिसका नाम Environment and Natural Resource होने वाला है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस चैप्टर को वेटेज बहुत कम देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं इस चैप्टर से भी टोटल 6 नंबर के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको वेटेज उतना ही देना पड़ेगा जितना आप और अदर चैप्टर को देते हो। तो जब नंबर उतने ही हैं तो आपको इसको भी वेटेज देना पड़ेगा उतना। तो इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड 2025 के लिए और CUET 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं वो करने जा रहे हैं। और ये जो लेक्चर है इसमें हमने CUET 2023 और 2024 के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपने उन सारे क्वेश्चन को कर लिया तो समझ जाना कि आप बहुत अच्छे लाइन पे हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। चलो इससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ आपको। माय नेम इज़ ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। साथ में मैं आपको पढ़ाने का काम भी करता हूँ, छोटा सा एक हमारा आपके लिए हेल्प हो जाती है और मेरा इससे रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 अपडेट मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। ये जो सीरीज आप देख रहे हो ये करंट बैच की सीरीज है जिसमें हम आपको पूरा रिवीजन करा रहे हैं पूरे चैप्टर का। तो अगर आपने इस करंट बैच से जुड़े रह के अपनी पढ़ाई की है और आपने अपने बोर्ड्स में 90 से ऊपर स्कोर किया तो हम आपकी फ़ोटो इस अपने हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे और आपको हम अपना अचीवर बनाएंगे, ताकि आपको भी प्राउड फील हो, अपने आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो और हमें भी प्राउड फील हो। साथ में एक और अपडेट है आपके लिए, हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, PYQs पड़े हुए हैं। आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और साथ में 12th के बाद कौन से फॉर्म आपको भरने हैं वो भी यहाँ पे आसानी से आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हमसे पूछनी है, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछना है, अभी बिल्कुल रश नहीं है, आप आराम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ विद ऋषभ पे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। या फिर आप सिंपली हमारे कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो स्टार्टिंग में ही ये जो पूरा चैप्टर है ना, आपका इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट को लेके, उसके बारे में डील है, ठीक है। डील करता है ये पूरा चैप्टर। जैसे कौन कौन से प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ हुई हैं, कौन कौन सी प्रोटोकॉल, इंडिया कौन से एक्ट है, इंडिया के पास कौन से एक्ट हैं जिसके थ्रू हम इन्वायरमेंट को बचाते हैं, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। आपको 2 मिनट का, मैं 5 सेकंड का या 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आराम से क्वेश्चन को वो जो ऑप्शन है उससे गो थ्रू करना है आपको और आंसर बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में कौन सा इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आप देख लो, फिर आप अपने मन में इसका करेक्ट आंसर ढूंढो, पता करो, ठीक है। देखो ऑप्शन ए है, ग्रासलैंड हैव बीन ओवरग्रेज्ड। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक हमारा जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है ये है, बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारे ग्रासलैंड है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर जो है, जो सॉयल है हमारी, वो फर्टिलिटी लूज़ करती जा रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होता है, हम बहुत बड़े लेवल पे पेड़ काटते जा रहे हैं, ये भी सही बात है, ये भी एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी, डिक्लाइनिंग इन द अमाउंट ऑफ ओजोन, ओजोन जो हमारा लेयर है उसमें डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये क्या है, ये चारों जो चीज़ें हैं ना, ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है और ये 4 चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर में दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न है। इसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है, जैसे एक और है, ये चारों का, और एक और है ये ह्यूमन सेटलमेंट नियर कोस्ट विच affect marine life, सॉरी, ठीक है। ये 5 कंसर्न के बारे में आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं, 5 कंसर्न दिए हुए हैं, आपको 5 याद होने चाहिए, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द बुक लिमिट टू ग्रोथ विच इंटाइटल्ड द वर्ल्ड अबाउट। देखो जो लिमिट टू ग्रोथ है, ये बुक क्या बताती है, ठीक है,
इस बुक के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। एक क्लब है, ठीक है, क्लब है द क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक, ठीक है। इसने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था लिमिट टू ग्रोथ, और ये बुक कब पब्लिश की गई थी? 1972 में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड वो क्या था, सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीज़ क्या थी जो इस बुक की एक कोर था, इसका जो कोर होता है वो क्या था कि द पोटेंशियल डिप्लीटेशन ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज, जो हमारे अर्थ का रिसोर्स है ना वो बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, ये इसका मेन वो था, मोटिव था, ठीक है। अब समझ में आ गया। लिमिट टू ग्रोथ किसने वो किया था, किसने पब्लिश किया था? क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश किया था। क्लब ऑफ रोम है क्या? ग्लोबल थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब ये होता है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हर टॉपिक पे जो इंटरनेशनल कंसर्न की है उस पर अपनी बात रखती है, ठीक। कब पब्लिश किया गया था? 1972 में, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहीं पे एक और देख लो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? WORLD, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। ये आपके CUT में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। रियो दी जेनेरियो समिट वॉज हेल्ड इन विच ईयर एंड इन विच कंट्री, ठीक है। रियो दी जेनेरियो जो समिट था ये कब हेल्ड किया गया था, किस ईयर में और कहाँ, किस कंट्री में हेल्ड किया गया था, ठीक है। ये आपको बताना है। आप ऑप्शन के साथ गो थ्रू कर लो एक बार। तो जो रियो दी जेनेरियो समिट था ये हेल्ड किया गया था 1992 में ब्राज़ील में, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो रियो दी जेनेरियो समिट था ना ये 1992 में हेल्ड किया गया था। इससे पहले मतलब इससे 5 साल पहले 1887 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रंट, BRUTLAND, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर इसका टाइटल था, ठीक है। इसमें क्या हाईलाइट किया गया था, इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया था? जो कि हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है ना, TRADION, ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। इसमें ये हाईलाइट किया गया कि जो हम ग्रोथ कर रहे हैं ना वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी जो हम जिस तरह भी ग्रोथ कर रहे हैं कि हमें पेड़ काटते जा रहे हैं ग्रोथ के नाम पे, वो सस्टेनेबल नहीं है, आगे चल के हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए और घातक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1987 है। 1987 में ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, और इसका जो मेन मोटिव था वो ये था, ठीक है। मैंने इसमें बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रियो दी जेनेरियो में एक समिट हेल्ड किया जाता है जिसमें 170 प्लस कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीज प्लस 1000 एनजीओ पार्टिसिपेट करते हैं रियो दी जेनेरियो समिट में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ये देखो, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, इसी को हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था इससे इतने रिलेटेड टॉपिक थे, मैंने आपको सारे इसमें समझा दिए हैं। चलो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन, मैंने अभी बता दिया। जो कॉमन वो था क्या बोलते हैं, जो रियो दी जेनेरियो समिट था वो 1992 में हुआ था। इससे 5 साल पहले ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। चलो अब एक पूछ रहा है, द पुअर एंड डेवलपिंग नेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड इज ऑल्सो नोन एज। अब थर्ड वर्ल्ड क्या है ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो
जो रियो डी जेनेरियो समिट था जो ब्राज़ील में हेल्ड किया गया था 1992 में, ठीक है, इसमें जो देश थे ना, जितने भी देश हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले फर्स्ट, जो फर्स्ट वर्ल्ड था, फर्स्ट वर्ल्ड, और सेकेंड जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है, ठीक है। इसको ऑल्सो नोन एज ग्लोबल नॉर्थ, इसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वो रियो डी जेनेरियो समिट था ना, इसमें एक बात निकल के आई कि जो डेवलप्ड नेशन है, जो मतलब जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये जो डेवलप्ड नेशन है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, इन्होंने बहुत पहले जब इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को वो किया था अपने इन्वायरमेंट में छोड़ दिया था, ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए। अब जबकि ये डेवलप्ड हो चुके हैं, तो इनको लगता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो अब हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। तो जो डेवलपिंग नेशन है, जो यानी जो थर्ड वर्ल्ड है, ये डेवलपिंग नेशन है अभी, ठीक है, नेशन जिनमें इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ये सब है। और फर्स्ट वर्ल्ड यानी जो डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, डेवलप्ड जो नेशन है, डेवलप्ड नेशन है ये, ठीक है। तो इनका कहना ये है फर्स्ट वर्ल्ड का कि अब जितने भी कंट्री है ना, सबको साथ में मिलके इन्वायरमेंट के खिलाफ जो भी चीज़ें हैं उनको रोकना चाहिए, जो इन्वायरमेंट को खतरा पैदा कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अब थर्ड वर्ल्ड यानी जो डेवलपिंग नेशन है, ये कहते हैं कि क्यों भाई, जब आपको डेवलपमेंट करनी थी, जब आपके पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तब आपने नहीं सोचा कि इन्वायरमेंट को खतरा है, तब आपने बहुत बड़े लेवल पे ग्रीन हाउस गैस को रिलीज किया था इन्वायरमेंट में, तब ने आपने नहीं सोचा अब जब हमारी बारी है तो हम पहले डेवलपमेंट करें, या फिर डेवलपमेंट अपने लोगों का भला करें, या फिर हम ये देखें, क्या बोलते हैं, अपने इन्वायरमेंट को देखें, ठीक है। तो इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है फर्स्ट वर्ल्ड के लिए, ओजोन। ये लोग जो कंसर्न है, किस चीज़ के लिए कंसर्न है, क्योंकि अब तो ये लोग डेवलप्ड हो चुके हैं, इनके पास पैसा है, खूब ज़्यादा पैसा है, तो ये लोग अब इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, ओजोन डिप्लीटेशन के बारे में, डिप्लीटेशन के बारे में। और ये लोग क्या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के। ये लोग किसके बारे में सोचते हैं, ये लोग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। और क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये लोग थर्ड वर्ल्ड जो है, ये बोलता है कि हमें इन्वायरमेंट की भी चिंता है, लेकिन साथ में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना होगा, ताकि जो हमारे लोग हैं ये अपलिफ्ट कर पाएँ, ये लोगों के पास पैसे आ सकें, ठीक है। तो इसमें पूछा था जो थर्ड वर्ल्ड है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, ये जो ऑप्शन है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके इसमें लगाना है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना है द क्लब ऑफ रोम बुक, द क्लब ऑफ रोम पब्लिश अ बुक। ये कब हुआ था, जो बुक क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश की थी 1972 में हुआ था, 1972 में, ठीक है। इसका क्या था, इसका टाइटल क्या था इस बुक का, लिमिट टू ग्रोथ। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, लिमिट टू ग्रोथ नाम था इसका, ठीक है। अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, ये कब पब्लिश किया गया था, 1987 में, ठीक है। बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जब ये अर्थ समिट हो गया उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, बी, यानी बी। देखो ये ऑप्शन एक ही है जो बी से स्टार्ट होता है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको 1, 2, 20 में पता हो तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दो इसमें से आपको बताना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
2016 2016 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसके रिस्पेक्ट में कौन सा सही है, ठीक है। इसमें बताया गया ऑप्शन ए है 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग नेशन हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। 2016 का जो रिपोर्ट था उसमें ये दिखाया गया था कि जो 663 मिलियन पीपल है ना डेवलपिंग नेशन में, जैसे इंडिया चाइना में, उन लोगों के पास सेफ वाटर का एक्सेस नहीं है, यानी जो पीने लायक पानी होता है उनका एक्सेस नहीं है, वो लोगों को पीने लायक पानी भी नहीं मिलता, ठीक है। और ये भी बताया गया था कि जो 2.4 बिलियन पीपल हैं वो उनके पास सफाई का, सैनिटाइजेशन का कोई का एसेस नहीं है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों हैं, ठीक है। और ये मत सोचना आपकी ये जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ तो ये उससे रिलेटेड नहीं होगा। आप फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया इसके बारे में मैंने इतना आपको बताया है, ये इसके बारे में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स कौन कौन से हैं, तो मैंने पांचों बताए हैं आपको यहाँ पे। इसी तरह मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि आपको अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गए जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आप इजीली इसमें से कर पाओ, ताकि मैं इसीलिए मैं ये इतना समझाते हुए चल रहा हूँ, वरना मैं समझाता नहीं डायरेक्ट। अभी अगर मैं सीयूटी के लिए कोई बैच लॉन्च करूंगा तो इसमें इतना समझाऊंगा नहीं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा सीधे आंसर बताऊंगा और आगे चलूंगा। वो तो आपको लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना जोर दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं इतना वो नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आपको भी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कोई देखता नहीं है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीयूईटी में भी पूछा जा चुका है 2022 में, और आपके बोर्ड्स में तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप एक बार ऑप्शन के साथ गो थ्रू करो, मैं अब समझाता हूँ इसको। देखो, जब रियो दी जेनेरियो समिट हो गया, जिसको हम अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक है, अर्थ समिट हो गया तो इसके कुछ आउटकम निकले, ठीक है। जैसे सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को सेव करेंगे, फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाएंगे, और चौथा चीज़ जो निकल के आया, चौथा चीज़ था ये एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 है क्या, ये एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। ये एक ऐसी लिस्ट है, इसमें यानी 21 चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, 21 चीज़ें जो कि आप अगर करते हो तो आपका डेवलपमेंट भी होगा, साथ में आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो एक लिस्ट है, 21 चीज़ें इसमें दी गई हैं, आपको अगर वो करते हो तो आप इन्वायरमेंट को भी बचा के रखोगे और आप अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी करते रहोगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है। लिस्ट टू डू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। लिस्ट टू सेव आवर अर्थ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब देखो यहाँ पे सब चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन गलत सही हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मोस्ट सूटेबल बताना होता है, ठीक है, मोस्ट सूटेबल। आप चारों ऑप्शन ये नहीं बोलोगे कि चारों में से ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि चारों सही हैं। आप देख रहे हो कि चारों ऑप्शन सही हैं। ये ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है, आपकी अर्थ को सेव किया जा सकता है। चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल आपको बताना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन वाइज पता होनी चाहिए, लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करोगे और सीधे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है। अब ग्लोबल कॉमन्स क्या है आपको बताना है, ठीक है। अब ऑप्शन के साथ गो थ्रू करो। ऑप्शन अब देखते हैं ये ग्लोबल कॉमन्स है क्या। ग्लोबल कॉमन्स इंटरेस्ट ऑफ एवरी कंट्री, कॉमन्स इंटरेस्ट ऑफ एवरी कंट्री, बिल्कुल गलत। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ यूरोप एंड यूएसए, नहीं। एरिया ऑफ वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्लोबल कॉमन्स ऐसे एरिया होते हैं जो किसी भी देश के बाउंड्री के बाहर आते हैं, जैसे
अंटार्कटिका है, ठीक है, नीचे जो सबसे साउथ में है। अंटार्कटिका क्या है, बर्फ का वो पूरा एक जमा हुआ है बर्फ, वहाँ पे वो किसी देश का नहीं है, वो अलग एक वो है, वो क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो वो पूरा बर्फ का अलग ही कॉन्टिनेंट है, उस पर कोई देश अपना वो नहीं जता सकता कि ये मेरा है, क्योंकि वो सारे बाउंड्री के, सारे स्टेट की बाउंड्री के बाहर आता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्पेस हो गया, ठीक है, अगर आप अंतरिक्ष में जाओ तो कोई भी देश ये तो नहीं बोलेगा ना ये मेरा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष तो सबका है, इसलिए वो ग्लोबल कॉमन्स है। पानी, ओशियन आप देखोगे, इंडियन ओशन देखोगे, अटलांटिक ओशन देखोगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन देखोगे, तो ये सब क्या है, ये ग्लोबल कॉमन्स चीज़ें हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर देखोगे, ये सारी चीज़ें ग्लोबल कॉमन्स होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम भी कभी कभी हम कई बार ग्लोबल कॉमन्स को ही हम कई बार क्या और क्या बोलते थे, किस नाम से बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रेस कम्युनिज्म ह्यूमैनिटी, ये इसको हम कभी कभी ग्लोबल कॉमन्स को रेस कम्युनिटीज ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट में देख लो आगे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल एग्रीमेंट, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ग्लोबल कॉमन्स है उनके लिए एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। देखो अब जो ग्लोबल कॉमन्स है, फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका जो अभी मैंने बताया कि सबसे साउथ में है, जो बर्फ़ का पूरा आता है, जहाँ पेंगुइन्स रहती हैं, ठीक है। तो वो आप बताओ कि ऐसी चीज़ों को लेके ना, जो कॉमन चीज़ें हैं, जो पूरे जिसमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, उन चीज़ों को लेके ना कई प्रोटोकॉल बने हुए हैं, ठीक है। तो उसी में से बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। तो साफ सीधे आपको पता चल रहा है कि रियो दी जेनेरियो जो समिट था, ये अर्थ को बचाने के लिए था, ठीक है। कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, वो था इससे रिलेटेड, ठीक है। ये किसी ग्लोबल कॉमन से रिलेटेड नहीं था। 1987 का मोंटेना प्रोटोकॉल, ये भी सही था। 1959 का अंटार्कटिका ट्रीटी, ये भी सही है। 1991 में जो अंटार्कटिका इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कौन सी हैं, ये तीनों चीज़ें जो ग्लोबल कॉमन्स के लिए एग्रीमेंट होते हैं, वो तीनों चीज़ें वो हैं, एक्ट हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से जाने से पहले एक आपके बुक में हेडिंग दी हुई है, ये इससे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी इससे अगर पूछ सकता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या था, जैसे मैं बताऊँ आपको। देखो जब 1992 में जब रियो दी जेनेरियो समिट स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो डेवलपिंग नेशन थे उन्होंने एक अपना वो दिखाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना कंसर्न बताया कि अभी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। हमें अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, और क्या बोलते हैं, हम इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न है, लेकिन हमें भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो चाहिए होता है, ठीक है। तो रियो दी जेनेरियो समिट जो था ना, अर्थ समिट जिसको हम बोलेंगे, अर्थ समिट, जो था, इसमें ये बात को बहुत जोरों से उठाया गया, और उसका एक वो आउटकम ये निकला। उसका आउटकम क्या निकला, उसका आउटकम निकला द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब अर्थ समिट में ये मुद्दा उठाया गया कि जो डेवलपिंग नेशन है उनको भी डेवलपमेंट करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये अर्थ समिट, इसका एक आउटकम ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि जो अर्थ समिट था ना, उसमें ये बताया गया कि जितने भी देश हैं, ठीक है, सबका प्रिंसिपल कॉमन होगा, ठीक है। सबको इन्वायरमेंट से लड़ना है, ये सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्यों?
क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है उनको दो चीज़ें देखनी है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है और एक ENV इन्वायरमेंट को देखना है, ठीक है। और इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ठीक है, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सबके लिए कॉमन प्रिंसिपल होगा लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना वो अलग अलग होगी, ठीक है। अब यहीं पे एक और चीज़ आती है, एक मिनट अगर आगे होगा तो मैं समझा दूंगा आपको। आगे है, चलो मैं यहाँ पे इसको एक और चीज़ है यहाँ पे समझा देता हूँ। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जैसे अभी हमने देखा ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल कॉमन्स होते हैं जो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री के अंडर में नहीं आते, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमारा देश है, ठीक है, देश है, उसमें भी कई कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आप शहरों में देखोगे तो शहरों में पार्क बने होते हैं, वो पार्क क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है, सबकी होते हैं, ठीक है। पार्क है, ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन जो मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हैं ना, मेंबर ऑफ सोसाइटी है बोथ राइट टू यूज प्लस ड्यूटीज टू क्लीन, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को उस जो पार्क है, जो कॉमन रिसोर्स है, उसको क्लीन रखें। लेकिन साथ में उनके पास ये राइट भी होता है कि वो उस कॉमन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें, ठीक है। इसीलिए ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हैं। पहले टाइम पे आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ को बचाना होता था ना तो लोग उसको धर्म से जोड़ देते थे। फॉर एग्जांपल पीपल का पेड़ है, ठीक है, पीपल का पेड़ है, वो आपको पता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है ये। तो इसको क्या बोल दिया गया कि ये धर्म से रिलेटेड है, यानी हिंदुइज्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है, ठीक है। तो इसी तरह इस पेड़ को बचाने के लिए इसको धर्म से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो लोगों ने इसको काटना बंद कर दिया, क्योंकि अगर आप पीपल का पेड़ काटोगे तो आपको पाप लगेगा। तो इसी तरह सब चीज़ों को पहले धर्म से जोड़ा जाता था ताकि इन्वायरमेंट को बचाए रखा जा सके, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन 11 देखते हैं। When did इंडिया साइन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल? इससे पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा जान लें, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? इट इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। इसमें क्या बोला गया था? इट सेट टारगेट फॉर industrialized country to cut their greenhouse emission, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जापान का एक शहर है क्योटो, 1997 में वहाँ पे हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें ये बोला गया कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जो यानी जो डेवलप्ड नेशन है, उनको जो ग्रीन हाउस अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसमें धीरे धीरे कमी लानी पड़ेगी, ठीक है, टू कट देयर ग्रीन हाउस एमिशन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो लो पर कैपिटा इनकम, जो लो कैपिटा इनकम वाली कंट्री थे, लो पर कैपिटा इनकम वाली कंट्रीज जो थी, इनकम कंट्रीज एक्सपेंडेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट, यानी जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, उनको इसमें राहत दी गई, ठीक है। उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज कंट्री यानी जो डेवलप्ड नेशन है, उनको ये बोला गया कि आप ग्रीन हाउस को कट करो। क्यों?
क्योंकि जो अभी डेवलपिंग कंट्री है वो तो भाई अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, तो वो उनको तो अभी ज़रूरत पड़ेगी कि वो ग्रीन हाउस वो करें, ठीक है, रिलीज़ करें। तो जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, चाइना है, इनको ना इस प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया, ठीक है। लेकिन इंडिया ने अगस्त 2002 में, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट रुक जाओ आप। हाँ, अगस्त 2002 में इस एग्रीमेंट पे साइन किया, ठीक है, अगस्त 2002 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट UNFCCC कन्वेंशन। UNFCCC का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म अगर कोई किसी को पता हो तो कमेंट करो, ठीक है, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो उसमें से UNFCCC के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। दिस, पहला ऑप्शन, दिस एक्नॉलेज दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट हिस्टोरिकल एंड करंट ग्रीन हाउस गैसेज। बिल्कुल, UNFCCC कन्वेंशन जो था, ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था, ठीक है, ये भी 1992 में हुआ था अर्थ समिट के साथ ही, ठीक है। इसमें भी इस कन्वेंशन में भी ये पता लगाया गया कि जो मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कहाँ से निकल के आती हैं, डेवलप्ड कंट्री से आती हैं, इसमें भी एक्नॉलेज किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। दिस एम्फेसाइज दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर द फर्स्ट एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपिंग नेशन। बिल्कुल सही बात है। इसमें यह भी बताया गया कि जो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको उसको पहले रखना पड़ेगा इन्वायरमेंट से। ये भी सही बात है। बोथ ऑप्शन ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है इंडियाज नेशन ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट। देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो इंडिया ने अपने कई लॉ बनाए हुए हैं, कई पॉलिसीज बनाई हुई हैं इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का कैसा ऐसा जो इंडियन नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, ये क्या मैंडेट करता है, ये क्या जरूरी करता है? यूज ऑफ पेट्रोल एट हाई लेवल, बिल्कुल बात पे। यूज क्लीन चीप फ्यूल फॉर व्हीकल, बिल्कुल सर, क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल, ठीक है। जो इंडियन ऑटो फ्यूल पॉलिसी है वो जो व्हीकल है उसको बोलता है कि क्लीन फ्यूल आप यूज करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द डैश इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। ऐसा कौन सा एक्ट है इंडिया का जो इनकरेज करता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं भाई, ठीक है। तो वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, ठीक है। ये इस एक्ट में लिखा गया है कि जो भी लोग अगर और कोई सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इनकरेज करता है आपको यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन अर्ली 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely the campaigning to save the Franklin River, ठीक है। 1980s में पहली बार एक एंटी डैम मूवमेंट होता है, ठीक है। वो किस लिए होता है? फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए। अब ये कहाँ पे है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो, अब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को खतरा सब हमेशा बना रहता है। कोई भी अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है तो इन्वायरमेंट को थोड़ा सा नुकसान तो होता है, और अगर नुकसान होता है तो लोग उसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं, ठीक है। मूवमेंट भी स्टार्ट होते हैं। तो आपके पूरे बुक में ना 3 मूवमेंट, पहला जो है फॉरेस्ट मूवमेंट है, फॉरेस्ट मूवमेंट है, ठीक है। जो दूसरा है वो मिनरल मूवमेंट है, मिनरल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा मेगा डैम से है, मेगा डैम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए पहली बार एंटी डैम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1980s में। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ था। क्या ऐसा कोई भी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था? तो हाँ, इंडिया में एक स्टार्ट हुआ था प्रो रिवर मूवमेंट, ठीक है। एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट। इसका नाम क्या था? नर्मदा बचाओ, ठीक है, नर्मदा बचाओ ये था इसका एक इंडिया में एंटी डैम मूवमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं
तो फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे वो स्टार्ट हो चुके हैं, इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, ब्राज़ील, मैक्सिको, चाइना, चिले, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर माइन मिनरल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्सटेंशन एक्सट्रैक्शन एक्सटेंशन ऑफ अर्थ, ठीक है। और क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, यूज़ ऑफ केमिकल, ठीक है। पॉल्यूट वाटर, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन वाटर एंड लैंड, वाटर पोल्यूशन और लैंड भी होता है, वो लैंड पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो अगर मैं ये हो चुका हो तो मैं एक बार क्लीन करता हूँ इसको, ताकि मैं और एक थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं बता दूँ, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ आप, इसको थोड़ा सा देखो। फिलीपींस में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ की फिलीपींस में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट मूवमेंट को वो करती है, लीड करती है, वो जो एक जो इंटरनेशनल ग्रुप है ना, यानी जो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है, WWC, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, और जो ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल, ऐसी जो कंपनीज हैं इनके खिलाफ वहाँ के लोग बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करते हैं फिलीपींस के। इसका कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। WWC स्टैंड फॉर वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, WMC होगा, सॉरी WMC, WWC लिखा है, WMC वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, सॉरी एक साइड छूट गई, चलो यहाँ से CUET के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हाँ वेट यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन हाँ ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ठीक है एक बता देता हूँ, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे लिखना था इंडिजिनस पीपल के बारे में, ठीक है, INDIGENOUS, इंडिजिनस पीपल, ठीक है। तो इंडिजिनस पीपल होते कौन है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे देखो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में बताया जाता है कि ये फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, कोई कंट्री है, इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत पहले टाइम से लोग रहा करते थे, ठीक है, बहुत पहले टाइम से यहाँ पे लोग रहा करते थे, ठीक है, बहुत पहले टाइम से लोग रहा करते थे। फिर बाद में आर्यंस आते हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्यंस इन्वेजन, ठीक है। मे बी हम अभी इस टाइम पे अगर हम लोग हैं तो हम लोग आर्यंस हैं, ठीक है, हम लोग बाहर से आए हैं। मे बी मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी समझ जो है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन देखो ये आर्यंस बाहर से आए, ये थ्योरी है भाई, ये थ्योरी है, मैं खुद बता रहा हूँ। इंडिजिनस पीपल ये हो गए, ठीक है, इंडिजिनस पीपल जो शुरू से यहाँ पे रहते हैं, शुरू से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर ये बाहर से ये लोग आ जाते हैं और यहाँ अपना कल्चर अपना पूरा फैला देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा कल्चर अपना फैला देते हैं। और ये इंडिजिनस पीपल को, यानी जो नेटिव पीपल थे, यहाँ के नेटिव पीपल थे, ये अपने आप को यहाँ पे दबा हुआ महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो यही इंडिजिनस पीपल लोग होते हैं। इसका मैं एक बार अगर डेफिनेशन आपके बुक में जो दिया हुआ ये बोल दूं, तो पीपल हु इनहेबिटेटेड द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एट द टाइम व्हेन पर्सन ऑफ डिफरेंट कल्चर और एथनिक रिलीजन्स अराइव्ड देयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडिजिनस पीपल वही होते हैं जो वहाँ के नेटिव थे, यानी वहाँ के लोग थे, जब तक कि बाहर से कोई वहाँ पे नहीं आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो USA अगर आप देखोगे, अमेरिका को देखोगे, USA को देखोगे, तो क्या है, USA में जो ब्लैक वाले लोग हैं ना, वो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, वो यहाँ वहाँ के नेटिव हैं, वो शुरू से वहाँ पे रहते थे। लेकिन क्या हुआ, जब अमेरिका जो यूरोप था, यूरोपियन थे, इन्होंने जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की ना, तो ये जो गोरे चमड़ी वाले लोग यहाँ पे जाके बसने लगे, ये लोग अपना पूरा फैमिली को ले जाके यहाँ पे सेटल होने लगे। क्या हुआ, यहाँ के जो नेटिव पीपल थे, आज देखोगे उन ब्लैक को हटाया जाता है, वहाँ से मार के भगाया जाता है, वहाँ पे कितने बड़े लेवल पे अपार्थाइड प्रैक्टिस की जाती है। तो यही हुआ था इंडिया में भी। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो इंडिजिनस पीपल हैं वो किनको बोला जाता है, SC को बोला जाता है, ठीक है, SC को इंडिजिनस पीपल बोला जाता है,
इंडिजिनस पीपल बोला गया। एससी कितना पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में? 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है एससी। और एससी को ही इंडिया का इंडिजिनस, यानी एससी पहले से ही इंडिया में रहते थे, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा कोई वो नहीं है बताना। कुछ अगर मैं ट्राइब बता दूँ आपको, ठीक है, जैसे कुछ और इंडिजिनस पीपल जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे मापुचे, ये कहाँ पे होते हैं? चिले में, चिली की ट्राइब है ये, ठीक है। कूना ट्राइब कहाँ की है? ये है पनामा की, ईस्ट पनामा की, ठीक है। और इंडिजिनस पीपल ऑफ कोल्डेरा हिल्स, ये कहाँ पे है? ये फिलीपींस के हैं, ठीक है। और एक चिटगांव हिल्स के इंडिजिनस पीपल, चिटगांव हिल्स के, ये कहाँ के लोग हैं? ये हैं बांग्लादेश के, ठीक है। आप 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ, 1 मिनट। सॉरी, ठीक है, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 ये आपका इंपॉर्टेंट CUT के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है, पहले देखते हैं। कपूचे ट्राइब कहाँ की? मैंने बताया कपूचे ट्राइब जो थी वो चिले की ट्राइब थी, ठीक है, यानी ए का थर्ड, ठीक है। तो पहला और तीसरा तो गया, दो। कूना ट्राइब कहाँ की है? कूना ट्राइब है पनामा ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट ऑफ पनामा कनाल। तो बी का क्या हुआ? बी का 1, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 1-2 मिला, आप आगे बढ़ो करके। व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइन, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जैसा कि मैंने बताया आपको, कब साइन हुआ था? मैंने ये देखो, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 1997 में, ठीक है। एनर्जी कन्वेंशन एक्ट पास कब हुआ था? एनर्जी कन्वेंशन एक्ट 2001 में पास हुआ था, ठीक है। अगर मैं कुछ और एक्ट आपके बात बता दूं, तो जो एनर्जी कन्वेंशन एक्ट 2001 में पास हुआ था, और वेट, इसको मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको। एक होया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये कब पास हुआ था? 2003 में, ठीक है। इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कब साइन किया था? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016 में, ठीक है। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और बस इतना ही है। ये किस लिए हुआ था? जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था, ये किस लिए था? रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कन्वेंशन वाला क्या था? इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, EWF, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये आपका एक बोर्ड का क्वेश्चन है जो PYQs है, ये आपको देखते हैं। व्हेन इन विच ईयर द अर्थ समिट हेल्ड? अर्थ समिट कब मैंने बताया? रियो दी जेनेरियो समिट का कब हुआ था? 1992 में। देखो ये पैसेज में आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया होगा कि कब समिट, कोई भी डेट नहीं दी हुई है। ये पैसेज आप पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करना पॉलिटिकल में, ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज एक्सपेंडेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल?
क्योटो प्रोटोकॉल मैंने की बताया, क्योटो प्रोटोकॉल के जो रिक्वायरमेंट्स थे उनमें से डेवलपिंग नेशन को बाहर रखा गया था। तो इनमें से डेवलपिंग नेशन कौन है? चाइना है। क्यों? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आउटकम ऑफ रियो समिट? रियो समिट में से इनमें से कौन सा आउटकम नहीं था, ठीक है। एजेंडा 21 आउटकम था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आउटकम था, क्योटो प्रोटोकॉल आउटकम नहीं था। क्यों? क्योंकि एक अलग प्रोटोकॉल था, ये एक अलग समिट थी जो 1997 में क्योटो जापान में हो गई थी, ठीक है। द ओजोन होल वॉज डिस्कवर्ड इन मिड 80s ओवर। जो ओजोन का डिप्लीटेशन है, होल जो ओजोन में होल हुआ है वो किस जगह पे देखा गया था, ठीक है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका या आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका आंसर होगा अंटार्कटिका, ठीक है। आप एक बार इसको गूगल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। द पीपल हु फ्लीट देयर होम बट रिमेन विद इन द नेशनल बॉर्डर आर कॉल्ड। जो ऐसे लोग जो कंट्री में होमलेस होते हैं, ठीक है, मतलब उनके पास घर वर नहीं है लेकिन वो कंट्री के बाहर नहीं कंट्री के अंदर ही रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनिशियली डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, आपको इसमें से मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या था? सबसे पहले आपको जो सबसे आसान लगे ना उसी पे आप फोकस करो। एजेंडा 21 मैंने कितनी बार बताया, लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। 3 का 1 आप देखो, इसमें से 3 का 1 किस में है? 3 का 1 सिर्फ एक में है, तो आप सीधे आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे अब 19 नंबर, यहाँ से अब जो 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए। तो मैं इसमें बस आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन, और सीधे आप अपने मन से क्वेश्चन लिखना, इसके आंसर लिखना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। मैं आपको वो क्वेश्चन देख के बता दूंगा कि आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन एनी 2 आउटकम ऑफ अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट के 2 आउटकम बताने थे, इसमें से आप पहले एजेंडा 21 लिखते, ठीक है। 21 एजेंडा जो था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख सकते थे, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर ये देखे इसी का, और दूसरा क्वेश्चन देखें, एनालाइज एनी 2 रीजंस एज व्हाई इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स हैव बिकम द पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। 2 रीजन बताओ कि क्यों इन्वायरमेंट का जो इशू है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का इशू है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट का इशू है ना वो अकेले कोई गवर्नमेंट अकेले टैकल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट सबका है, इन्वायरमेंट को अगर आपको सुरक्षित करना है तो आपको सबकी पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए होगा, इसलिए, ठीक है। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पे ये सीरीज वो जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है वो इस बुक का आपका लास्ट चैप्टर होगा जिसका नाम ग्लोबलाइजेशन है। तो वीडियो को अगर आपने देख लिया तो प्लीज़ यार प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करो। आप वीडियो देख लेते हो बट ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।